आपको लगता है 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ही टारगेट पर है इस जाति जनगणना के उसमें, क्योंकि बिहार में तो इसी साल चुनाव हो जाना है, सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग जानी है। जिस राज्य के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है या जिस राज्य के नागरिकों के या मतदाताओं के थोड़े से तेवर बदले थे तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई। तो वो उनके जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे होंगे या जो लोग भी केंद्र सरकार में हैं जिन्हें आगे सत्ता चाहिए, वो ये सब विकल्पों पर तो विचार कर ही रहे होंगे। बिना इस विकल्पों के विचार के तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में 10 साल की सरकार होने जा रही है, इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को दिक्कतें हैं, अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग समस्याएं थी जो बहुत साफ नहीं हुई हैं। और उनकी कंसिस्टेंसी देखिए, वो लगातार इस बात को मैसेज देते हैं कि हम हिंदू हमारे लिए प्रथम है। उनका विपक्ष जो उनका विरोधी है वो ऐसी कोई बात नहीं कर पा रहा है। उसने कभी नहीं कहा कि मुसलमान प्रथम, यादव प्रथम या फलाने प्रथम। तो ये लड़ाई जो प्रथम वर्सेस प्रथम की है उसमें तो आप अपने आप ही पीछे। अगर मायावती और राहुल गांधी अलायंस करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बहुत गहरी है। अखिलेश साथ आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, पिछले लंबे समय से मायावती ने कभी ब्राह्मणों और ठाकुरों के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार बोलते रहते हैं। ठाकुरों के तो खिलाफ वो पर्चा लेके बैठ रहे हैं और ठाकुर और ब्राह्मण दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं। जिन भी जाटों नेताओं का उदय मायावती से इतर होता है वो अपनी बिरादरी के वोट ले भी नहीं पाते। और रामजी लाल सुमन कभी दलितों के नेता थे ही नहीं। दलितों के बीच में कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो दलितों के नाम पर राज्यसभा सदस्य हैं, समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन दलित अलंबरदारी के रूप में या दलित अलंबरदार के रूप में कभी रामजी लाल सुमन जी कभी दिखे नहीं। तो ऐसे में उनके साथ दलित चला जाएगा, ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति है। अभिवादन स्वीकार कीजिए, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबा। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की बात कही, इस बात की कई और बातें निकलने लगी, दूसरी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी इसका क्रेडिट लेने लगी। राहुल गांधी कहने लगे कि यह हमारा दबाव था इसलिए सरकार इस पर आई है। अखिलेश यादव कहने लगे कि अगर नेताजी ने और हमने इस मुद्दे को ना उठाया होता तो बीजेपी कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराती। आखिरकार जातिगत जनगणना में ऐसा क्या है और उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिगत जनगणना कितनी इफेक्टिव होगी, 2027 के चुनावों में क्या इसका कोई असर दिखेगा, इन तमाम बातों पर हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद जी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव के इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? जातिगत जनगणना पे जैसे उन्होंने कहा कि नेताजी ने इसके लिए आवाज बुलंद की थी, हम सदन में लगातार आवाज उठाते रहे हैं और यह हमारी बड़ी जीत है। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना अगर हो भी जाएगी तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कितने फायदे के सौदे में रहेंगे? देखिए, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी है डेटा के आधार पर, और पिछड़ों की जो जमीन पे जो धरातल की लड़ाई है वो अति पिछड़ों की उन्हीं मार्शल जातियों से लड़ाई है जिसकी नुमाइंदगी समाजवादी पार्टी करती है। तो डेटा आने के बाद जब चीजें साफ हो जाएंगी, आपको याद होगा कि भले सच हो या झूठा हो, एक नैरेटिव बनाया गया था कि जब 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो यूपी पीसीएस में बड़े पैमाने पर एक जाति के लोग ही हो गए, भर्ती कर लिए गए, और ये नैरेटिव बनाया गया था। लेकिन अगर वो डेटा के रूप में सामने आ जाएगा, जब कभी भी आ जाएगा, तो उसका रिएक्शन तो स्वाभाविक है ना कि भाई एक लाभ एक ही लोग ले रहे हैं। उसके तर्क हो सकते हैं कि उनके ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए पा रहे हैं। तो जब ये बात होगी कि आरक्षण सिर्फ 2 या 3 या 4 जातियों के बीच समट गया है, तो जो बाकी की 48 जातियां हैं, 256 जातियां हैं कुल मिलाकर, जो अभी मोटा मोटा जानकारी है, वो जातियां तो कहीं ना कहीं सेनाइड होंगी ना कि हमको वो हिस्सेदारी दी जाए। तो अगर 27% में वो बंटवारा हो गया तो फिर तो राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। साउथ में तो रिजर्वेशन का भी एक बड़ा फॉर्मेट है, वहां पर तो 27 का कई गुना आरक्षण है। तो आपको लगता है क्या ये हिंदी भाषी
राज्यों में साउथ का ट्रेंड भी फॉलो हो जाएगा, ऐसा भी कुछ दिखता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हिंदी भाषी राज्यों में जो ट्रेंड बनेगा वो साउथ में आगे बढ़ेगा। इसको इस तरह से देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें तो यही हैं। 80 सीटें तो खाली उत्तर प्रदेश में ही है, 5 उत्तराखंड में है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यही हिंदी बेल्ट है। और इस बेल्टों की अगर सीटें देख ली जाए इन राज्यों में, जिसका वर्चस्व हो जाए उसकी सरकार बन जाती है। तो यहाँ का जो ट्रेंड है वो साउथ में फॉलो होगा, मतलब बजाय साउथ के फॉलो होने के यहाँ फॉलो होगा। और अभी एक बात ये भी हो रही है कि रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाया जाए। तो ये जो जातिगत जनगणना बेसिकली एक, अगर कम शब्दों में कहें तो, एक ऐसी दुधारू तलवार है जो किसी की भी गर्दन रेत सकती है। रोहिणी कमीशन में 50% रिजर्वेशन का भी तो जिक्र है, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये कमीशन और जनगणना, अगर दोनों को मिलाकर कोई मैकेनिज्म केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म निकाल लिया, तो जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स बहुत भारी हो जाएगी, वो थोड़ा कठिन हो जाएगी। आपको वो भी दौर याद होगा जब मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण को लागू किया था। एक बहुत बड़ी सूरत हाल बदल गई थी, एक जंग जैसी तस्वीरें दिखने लगी थी, मारकाट होने लगी थी। वैसा तो कुछ देखिए शबाब साहब, जो मंडल कमीशन की बात है, उस कमीशन में और इस कमीशन में दोनों में फर्क है। उस समय सवर्ण वर्सेस बैकवर्ड था, ये था कि उनके कोटा काट कर इन्हें कोटा दिया जाना है, इनको लागू किया जाना है आरक्षण। अभी तो सारी चीजें लागू हैं, अभी तो बैकवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की लड़ाई है कि मेरे हिस्से की, मतलब शबाब साहब के हिस्से की रोटी शबाब साहब की दूसरी जातियां ही खा रही हैं, ये लड़ाई है। तो मंडल कमीशन जैसी परिस्थितियां तो नहीं पैदा होंगी, लेकिन जातीय अधिकारों की लड़ाई जरूर तेज होगी। चुनाव कितने प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी इसकी कोई तारीख तो तय नहीं की गई कि कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा। इसके लिए कोई बजट भी नहीं आया है, अभी सिर्फ बात जुबानी है। लगता है आपको 27 के चुनावों से पहले सरकार का बजट तो देखिए आना ही है, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने ये बैठक लिया, फैसला लिया है, तो इस पर तो कोई बजट वगैरह कोई समस्या नहीं है। और चुनाव जो भी होना है, अगर सारे नियम फॉलो किए जाएंगे संविधान के, तो डिलिमिटेशन भी 27 से पहले होना है। जातीय जनगणना के आंकड़े भी 27 से पहले आने हैं। तो अगर ये सब कुछ होगा तो उत्तर प्रदेश की या हिंदी बेल्ट की, चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में ही होने हैं 27 में, तो काफी राजनीतिक परिदृश्य एकदम बदला हुआ होगा। जिसे हम सोच रहे हैं उस राजनीतिक परिदृश्य में तो कम से कम चुनाव नहीं होने जा रहा। आपको लगता है 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ही टारगेट पर है इस जाति जनगणना के उसमें, क्योंकि बिहार में तो इसी साल चुनाव हो जाना है, सितंबर अक्टूबर में आचार संहिता लग जानी है, और उस राज्य ने तो अपनी जातिगत जनगणना खुद करा ली। इसमें किसी को क्या संदेश हो सकता है? संदेह हो सकता है जिस राज्य के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, या जिस राज्य के नागरिकों के या मतदाताओं के थोड़े से तेवर बदले थे, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई। तो वो उनके जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, या जो लोग भी केंद्र सरकार में हैं, जिन्हें आगे सत्ता चाहिए, वो ये सब विकल्पों पर तो विचार कर ही रहे होंगे। बिना इस विकल्पों के विचार के तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव जिस लाइन पे चल रहे हैं, पीडीए के कॉन्सेप्ट को वो बार बार हालांकि रिशफल कर देते हैं, कभी पी से पिछड़े हो जाते हैं, कभी पी से पंडित हो जाते हैं, कभी पी से पत्रकार हो जाते हैं। ये जो पीडीए वाली लड़ाई है उनकी, आपको लगता है जातिगत जनगणना का ये जो अलमबरदारी कर रहे हैं कि हमारी वजह से हो गया, तो इनकी पीडीए की लड़ाई और मजबूत हो जाएगी? अखिलेश यादव आपको लगता है कि कुछ ज्यादा गेन करने की कंडीशन में आएंगे? मैं इस बारे में बहुत कुछ कह नहीं सकता हूँ। देखिए, राजनीति में और विचारधारा में, राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेजी से परिस्थितियां पलटती हैं, तो पलट सकती हैं, लेकिन राजनैतिक विचारधारा में कंसिस्टेंसी की बहुत सख्त जरूरत होती है। और अभी तक जो, अगर आप बिना किसी लाग लपेट के बात करना चाहें, तो बहुत कंसिस्टेंसी तो दिखती नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि कभी पी माने पिछड़ा हो जाता है, कभी पी माने पंडित हो जाता है, कभी पी माने यादव हो जाता है, कभी पी माने पत्रकार हो जाता है। तो चीज कंसिस्टेंसी नहीं है। और आज की जो दौर है, अभी इस समय की जो पॉलिटिक्स है, वो मैकेनिज्म और मैनेजमेंट के साथ साथ भावनाओं के उभार वाली पॉलिटिक्स का दौर है।
तो इसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो मुझे तो संदेह है कि कोई बहुत गेन होने जा रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन अगर आप बीजेपी की नजरिए से देखें, जब उसको पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम के ही एजेंडे पे करनी है, चुनाव अल्टीमेटली घूम फिर के इन्हीं बिंदुओं पे आ जाता है, तो फिर जातिगत जनगणना किसको क्या जरूरत? आप देखिए, वो दूसरों के, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब 15 सालों की सत्ता हो जाती है तो एक ऑटोमेटिक लोगों में नाराजगी, उनकी जिनकी अपेक्षाएं पूरी हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर मेरी अपेक्षाएं बहुत पूरी नहीं होंगी आपसे तो आप मुझसे नाराज रहने लगेंगे, आप मेरी मेरिट के साथ मुझ पर बहुत दिनों तक चल नहीं पाएंगे। वो वही आदमी मेरिट के साथ चलता है जो खुद में कोई एथिक्स समेटे हुए होता है, और राजनीति में एथिक्स का कोई मतलब नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में 10 साल की सरकार होने जा रही है, इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को दिक्कतें हैं, अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग समस्याएं थी जो बहुत साफ नहीं हुई हैं, और उनकी कंसिस्टेंसी देखिए, वो लगातार इस बात को मैसेज देते हैं कि हम हिंदू हमारे लिए प्रथम है, बाकी लोग सेकंड है। तो उनकी कंसिस्टेंसी है, लेकिन दूसरा जो उनका विरोधी दल है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। वो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अलग जाति की बात करता है, कभी धर्म की बात करता है, कभी मुसलमान की बात करता है। तो लोगों के अंदर अभी पढ़ाई भी हो रही है, जागरूकता भी हो रही है, सोशल मीडिया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातचीत है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, आप शोर मचाते रहिए, देखिए उन्होंने अपने जो उनके गवर्नेंस हैं या जो लाभार्थी योजना है उसमें उन्होंने मुसलमानों को वंचित नहीं किया है कहीं भी, वो मुसलमानों को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से वंचित किया हुआ है। तो वो उस मैसेज को एकदम क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए हिंदू प्रथम, उसके बाद सेकंड। उनका विपक्ष जो उनका विरोधी है वो ऐसी कोई बात नहीं कर पा रहा है। उसने कभी नहीं कहा कि मुसलमान प्रथम, यादव प्रथम या फलाने प्रथम। तो ये लड़ाई जो प्रथम वर्सेस प्रथम की है उसमें तो आप अपने आप ही पीछे। तो जब इस तरह की लड़ाई के साथ आप चुनाव में जाएंगे तो आत्मगौरव का जो विषय होता है ना, उसको जब वो किसी के अंदर फीलिंग आने लगती है तो तमाम जरूरतें, पेट, पॉकेट, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है। मायावती और राहुल गांधी, इनके लिए आप चीजें कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब इनके लिए कितना फ्रूटफुल देखते हैं आप? देखिए, अगर मायावती और राहुल गांधी अलायंस करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बहुत गहरी होगी। अच्छा, राहुल गांधी और मायावती? हाँ, मतलब अखिलेश ना लड़े तब ना, अखिलेश साथ है ना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन अगर मायावती और राहुल गांधी अलायंस करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा संकट होगा, क्योंकि मायावती को साथ रखकर की जो लीडरशिप है या जो पॉलिटिक्स है उसमें मुस्लिम नैरेटिव थोपा नहीं जा सकता है। ये एक ऐसा लाइन है कि ये भाजपा के लिए बहुत कठिन होगी, और अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम नैरेटिव थोपना बहुत आसान है कि ये मुल्ला मुलायम की टीम के वो ऑटोमेटिक, मुल्ला मुलायम छोड़ दीजिए आप, मुस्लिम नैरेटिव दिखाई देता है, क्योंकि जो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स है उसमें मुस्लिम बाहुबलियों को और मुस्लिम नेताओं को साथ रख के चलने की जो दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को रखने का जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो दूसरी तरफ प्रतिक्रिया देती है। लेकिन मायावती के साथ ऐसा नहीं है। तो और राहुल गांधी के आने के साथ वो ब्राह्मण अछूत रहेगा भी नहीं। मायावती ब्राह्मणों को लेकर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करती है, तो मायावती के साथ ब्राह्मण, और पिछले लंबे समय से मायावती ने कभी ब्राह्मणों और ठाकुरों के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार बोलते रहते हैं। ठाकुरों के तो खिलाफ वो पर्चा लेके बैठ रहे हैं, अब ठाकुर और ब्राह्मण दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो जो 20% वोट है, 20% वो, 20% मुस्लिम और क्या कहते हैं 18%। मगर इसमें आप दलितों वाली जो बात है, रामजी लाल सुमन वाला जो इंसिडेंट हुआ, अखिलेश यादव को ये बात समझ में आई कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों की आबादी है, जाट और तमाम दूसरे वर्गों की, वो लगभग 33% है, 33%। ये भी मतलब बहुत पुराना डाटा है। तो अगर
और ठाकुरों की आबादी 7 से 8% है, पंडितों की भी इतनी ही मान लीजिए। तो उनके दिमाग में क्या ये चल रहा है कि एक तरफ तो 33 से 35% का वोट शेयर है, एक तरफ 15% में सिमटे जा रहे हैं, अगर ये 15% हमसे नाराज होते भी हैं तो हो जाए, हमारे पास उधर का तो शेयर है। देखिए, दो चीजें आप समझ लीजिए। दलितों में खासकर जो जाटव समाज है वो सिर्फ और सिर्फ मायावती को नेता मानता है। जाटव, एक चीज मैं यहाँ पे आपको जोड़ दूं, रामजी लाल सुमन भी जाटव बिरादरी से ही आते मैं हैं। आपको बता रहा हूँ जी। आप देखिए, चंद्रशेखर कोई जाटव वोट नहीं खींच पाते। चंद्रशेखर जैसा बड़ा नेता, वो एक बड़ा चेहरा हो गया उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का, वो खींच नहीं पाता है। कांग्रेस में पीएल पुनिया है, वो खींच नहीं पाते हैं। जिन भी जाटव नेताओं का उदय मायावती से इतर होता है वो अपनी बिरादरी के वोट ले नहीं पाते हैं। और रामजी लाल सुमन कभी दलितों के नेता थे ही नहीं। दलितों के बीच में कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो दलितों के नाम पर राज्यसभा सदस्य हैं, समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन दलित अलंबरदारी के रूप में या दलित अलंबरदार के रूप में कभी रामजी लाल सुमन जी कभी दिखे नहीं। तो ऐसे में उनके साथ दलित चला जाएगा, ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति है। बड़े बड़े उलझनों के बाद जब सारे गठबंधन हो गए तब तो दलित गया नहीं है, तो रामजी लाल सुमन के नाम पर क्या 19 में गठबंधन में तो गया नहीं है, तो फिर आपके साथ कैसे चला जाएगा? तो ये एक पॉलिटिकल हाइपरबोलिक है कि इससे कोई कुछ हो सकता है, बाकी तो मुझे लगता नहीं। संक्षेप में लास्ट में ये जो जातिगत जनगणना है, भारतीय जनता पार्टी को 10 में से कितने मार्क्स देंगे उसकी पॉलिटिकली लड़ाई को लेकर के? उसको कितना फायदा दिखता है? मुझको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा है, वो 6 से 7 नंबर के आसपास। समाजवादी पार्टी, इस जनगणना से भारतीय समाजवादी पार्टी को जब तक डेटा आकर और उसे किस रूप में लागू किया जा रहा है ये बात सामने ना आए तब तक उसको कहना ठीक नहीं है। अगर उन्होंने रोडी कमीशन के फार्मूले को लागू करके किया तो समाजवादी पार्टी को नुकसान ही नुकसान है इस जातिगत जनगणना से। मायावती का जातिगत जनगणना से कोई लेना लाना नहीं है, क्योंकि दलित तो उसके साथ है, उनकी तो जनगणना होती रहती है, उनकी जनगणना होती रहती है, उनका तमाम नंबर सामने है, उससे उनके ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसका विरोध भी नहीं है, क्योंकि आरक्षण की लड़ाई दलित वर्सेस पिछड़ा या दलित वर्सेस सवर्ण तो है नहीं। उनके अपने आरक्षण का परसेंटेज क्लियर एंड डिफाइन है, वो उनके लोगों को मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ तो बैकवर्ड के अंदर बैकवर्ड की जो लड़ाई है वो बड़ी गहरी। अच्छा, संक्षेप में ये बिहार में जो जातिगत जनगणना करा दी गई राज्य सरकार की तरफ से, अब चुनाव है वहां पे, उसका इफेक्ट वहां पर होगा? वहां का इफेक्ट, वहां देखिए उत्तर प्रदेश और वहां में फर्क है, क्योंकि पहले से ही एकदम जाहिर तौर पर है कि बिहार में सवर्णों की तादाद बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सवर्णों की तादाद बहुत अच्छी खासी है। दूसरा, जाटो मतदाता भी बिहार में बहुत कम है। वहां पिछड़े और अति पिछड़ों की और वर्सेस मुसलमानों का कॉम्बिनेशन है, तो वहां की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत फर्क है। वहां पर इफेक्ट करेगा, वहां पर करेगा, वो अलग अलग तरीके का राजनीति है। लेकिन वहां भी अगर ये बात निकल के आ गई कि यादवों को ही लाभ मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो वैसे ही बाउंस बैक करेगा जैसे लालू यादव को चारा घोटाला ने बाउंस बैक किया था। ऐसा परसेप्शन बनेगा। बहुत शुक्रिया डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे और जातिगत जनगणना और उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो पर खुलकर बातचीत कर रहे थे। अब जातिगत जनगणना कब से शुरू होगी, कब जाके खत्म होगी और उसका क्या उत्तर प्रदेश पर राजनीतिक तौर पर असर होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन परवेज जी के शब्दों में अगर कहूं तो बहुत ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों को इसका लाभ उत्तर प्रदेश और खास करके हिंदी बेल्ट में मिलने वाला नहीं है। जो नेशनल पार्टी है, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें बीजेपी को वो बड़ा गेम चेंजर मानते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना चुनावों से पहले हो भी जाती है तो उसका बीजेपी को जितना लाभ होगा उतना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।